मैं आशा करता हूँ कि आप साथ ही साथ एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप अच्छे से करते चले जा रहे होगे, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। वरना आप एग्जाम में बैठकर अपना माथा पीटते रहना, कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि यही महीना है, यही वो दिन है जिसमें आपको मेहनत करनी है। इसके बाद क्या है, जब आप एग्जाम देके आ जाओ उसके बाद आपके हाथ में क्या होगा, कुछ नहीं, 15 दिन आपके पास बच रहे हैं। इन्हीं दिनों में जो बच्चा जितना ज्यादा रगड़ा मारेगा वही मतलब कहते हैं ना सितारा बन के निकलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन 15 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इन्हीं 15 दिन में एक अच्छा खासा बच्चा जिसके पूरी साल अच्छे मार्क्स आते रहे वो पीछे छूट जाएगा, और जो एवरेज बच्चा था वो अच्छे से मेहनत कर जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और ये हमारी जो सीरीज चल रही है टॉप 100 क्वेश्चंस वाली, उसका एक नया वीडियो है। और इसमें भी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके फेडरलिज्म जो चैप्टर है उससे लिए हैं, ठीक है। उसके जो पीवाई की क्वेश्चंस है ना, उनको क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर आपके लिए वीडियो में रख लिया है, ठीक है। और अच्छे से मैं इनको आपको समझा दूंगा, जिससे कि वो क्वेश्चंस आपको फिर से जब एग्जाम में देखने को मिलेगा उसी टाइप का क्वेश्चन, तो आप उसको बड़े आसानी से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, ठीक है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। तो हमें यहाँ पर ये बताना है बच्चों, हमसे ये पूछा गया है कि बताइए कि जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, यानी इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो वो आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है यहाँ पर, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। मैंने कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगर 3 का भी बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से इसको लिख पाएंगे। हम 5 के हिसाब से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। जो पहला पॉइंट लिया है वो क्या है, हाँ देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या होती है। कि जो हमारी कंट्री है ना उसके अंदर जो पावर है ना, डेमोक्रेटिक पावर है, वो डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, है ना। तो लोकल जो होती है ना, लोकल गवर्नमेंट जो होती है या लोकल लेवल जो होता है, उसी को हम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। पहली बात आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब वही पूछा गया है कि जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के अंदर, वो आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो हम समझते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ समझेंगे लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से यहाँ पर क्या मतलब है वो समझना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा है मैनी इश्यूज आर बेस्ट एड्रेस्ड एट लोकल लेवल एज रेजिडेंट्स अंडरस्टैंड दियर कम्युनिटी बेटर। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमारे जो सीएम है यूपी के, वो योगी जी हैं, ठीक है, और पीएम है मोदी जी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों की जो पीएम है और जो सीएम है वो घर घर जाके सबकी परेशानियों को, सबकी समस्याओं को, सबके इश्यूज को समझे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। ऑनलाइन तो ये चीजें की जा सकती हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जाकर कोई ऐसे जगह जगह जाकर कोई ऐसे नहीं समझ सकता किसी की परेशानी को, ठीक है। तो हुआ क्या, इसी परेशानी को देखते हुए, है ना, यानी कि ये जो विषय है वो काफी चिंता का विषय था, ठीक है, कि भाई लोकल लेवल के या विलेज लेवल पर जो लोग रह रहे हैं उनकी परेशानियों को कैसे हल किया जाए, उनके इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाए, है ना। इस चीज को देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 1992 में ये चीजें स्टार्ट करी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति लोकल लेवल पर ही जब कोई व्यक्ति अपनी सोसाइटी को या अपनी कम्युनिटी को गवर्न करेगा, है ना, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेटर समझ पाएगा, वो उनकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है वो वहीं पर रहता है ना, वो उनके साथ में रहता है। तो उसे मालूम है किस व्यक्ति के साथ क्या परेशानी है ना, उस एरिया में क्या दिक्कतें आ रही है, तो वो ज्यादा बेटर समझता है कंपेरेटिवली अपने जो सीएम है और जो पीएम है, क्योंकि वो तो बहुत दूर रह रहे हैं भाई, उनका तो बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि वहां के जो लोग हैं वहीं का कोई नेता होगा, है ना। जैसे एक गांव है और गांव का ही कोई प्रधान है, कोई मुखिया है, तो वो वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेटर समझ पाएगा। तो पहला तो इंपॉर्टेंस पॉइंट इसमें ये हो गया, ठीक है। दूसरा, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट से हम यहाँ समझेंगे लोकल्स हैव बेटर इंसाइट ऑफ हाउ टू अलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। तो जो लोकल पीपल हैं, यानी गांव के जो लोग हैं या आसपास के गांव के जो लोग हैं, तो वो लोग आपस में एक जगह एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उन्हें ज्यादा अच्छे से पता है कि किस रिसोर्स की किसको कितनी जरूरत है ना, किस एरिया में किस रिसोर्स को ज्यादा हमें देना है, कहाँ पर हमें कम देना है, या हमारे यहाँ पर कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वहाँ के लोकल पीपल को ही इसके बारे में ज्यादा अच्छे से जानकारी रहेगी, ठीक है।
तो वो उसकी जानकारी उन्हें रहेगी, तो उस हिसाब से वो क्या क्या कर पाएंगे, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे लोगों के बीच में, है ना, या फिर उनको अलोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये हो जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो वहां लोकल पीपल रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम यहाँ समझेंगे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। अब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से मतलब क्या है, लोकल लेवल अलाउज पीपल टू एंगेज डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, अब एक गांव के अंदर जैसे मान लीजिए पंचायत लगी हुई है, तो वहां पर क्या है, गांव के ही लोग वहां पर इन्वॉल्व होंगे, सही है कि नहीं। एक मुखिया जी बैठे हैं, सामने गांव के लोग भी बैठे हैं, अब किसी खास विषय पर वहां पर चर्चा चल रही है, तो वहां ऐसा नहीं हो पाएगा कि भाई हमसे तो पूछा ही नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं, है ना, मतलब हम भी तो इसी गांव में रहते हैं, हम भी तो इसी एरिया में रह रहे हैं, हमें क्यों नहीं पूछा, तो वो वाली बात यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जब लोकल लेवल पर चीजें होंगी तो वहीं के मुखिया हैं, वहीं के लोग हैं, है ना, सरपंच वगैरह जो होते हैं गाँव में, तो वो लोग सब मिलकर एक किसी डिसीजन पर एग्री होकर उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है लोकल लेवल पर। तो तीसरा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोगों का इसमें हो जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन हम समझेंगे डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट। दिस फॉस्टर अ कल्चर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन अमंग सिटीजन्स, है ना। डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट है, इससे हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारे लोकल लेवल पर चुनाव होते हैं, जैसे प्रधान वगैरह के लिए चुनाव किए जाते हैं ना, तो वहां पर क्या सब लोगों को जो 18+ होते हैं उनको सबको अधिकार होता है कि वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो उनको भी ये लगता है यार यार ये तो कुछ बढ़िया है, अपन को तो फुल इज्जत मिल रही है ना, अपन भी इसमें इलेक्शन में क्या हो पा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, और लोगों अपने हिसाब से, है ना, जो हमारा अपने हिसाब से जो हमें सही लग रहा है उसको हम चुन पा रहे हैं, इलेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो उनको लगता है यार बिड़ू ये तो सही है, बिड़ू हाँ, अब उनको तो फुल इज्जत मिल रही है बिड़ू, हाँ, है ना, वो वाला फील आता है कि अपनीच भगवान है ना, तो वो वाली चीज है कि देखो भाई हम अपने हिसाब से लोगों को चुन रहे हैं, हम बना रहे हैं उनको नेता। ठीक है, तो यहाँ पर लोग खुश भी हो जाते हैं, और ये है कि इनका डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है या थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, वो इंडिया जैसी वास्ट कंट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट, किस तरह से इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है मैंने इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा दिया होगा, और आपने बड़े अच्छे से इसको समझ लिया होगा। लेकिन मैं साथ ही साथ ऐसा सोचता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, और एग्जाम में जब बैठोगे तो आपका पेन जो है धक 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 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि AK-47 चल रही है। ठीक है, साइड वाला बच्चा डर जाए, खौफ खा जाए, खौफ में आ जाए ना कि भाई ये क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके कोई 3 फीचर के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिए उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट का जो सबसे पहला फीचर मैंने यहाँ पर लिया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन से हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर सम पावर विद स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है ना, जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पावर शेयर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी कंट्री है वो फेडरल कंट्री कहलाती है, पहली बात इस तरह से आप समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं ये आपकी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है बच्चों, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक, एंड ये आपकी लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की हायरार्की हमें देखने को मिलती है। ठीक है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल गवर्नमेंट है। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है सेपरेशन ऑफ पावर्स, है ना। तो पावर्स का सेपरेशन किस तरीके से है, अथॉरिटी इज डिवाइडेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इस बात का क्या मतलब है, तो हमारी जो पावर है ना, और दूसरे और किस तरीके से डिवाइडेड है वो यहाँ समझेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड ये वाला जो है वर्टिकल है। इसमें ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, उसके बाद सेकंड नंबर पर स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। इस तरीके से यहाँ समझाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे इधर पहले नंबर पर लेजिस्लेचर रहता है, उसके साथ में ये एग्जीक्यूटिव रहता है,
ठीक है, एंड इधर ये आपका जुडिशरी रहता है। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर क्या मतलब वो समझते हैं, ठीक है। देखिए हमारी कंट्री के अंदर जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर से मतलब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो पार्लियामेंट है ना, जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो लोग वहां पर बैठते हैं। हमारी जो कंट्री है ना उसके अंदर जैसे कोई इशू चल रहा है और उस पर हमें कोई बिल लेकर आना है या कोई कानून बनाना है ना, ऐसे मान लीजिए इसको, ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये चीज हमारी कंट्री के लिए सही है या गलत है ना, या इस पर कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो पहली बात तो ये है लेजिस्लेचर, ठीक है, ये लोग कानून बनाते हैं, ठीक। दूसरा हम समझते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव वे लोग होते हैं जो कानून को, जैसे इन्होंने तो कानून बना दिया पार्लियामेंट ने, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, ठीक है, लेकिन जो कानून बन गया उसको पालन कौन करवाएगा, मतलब इंप्लीमेंट कौन करेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करवाते हैं, है ना। जो कानून बन गया, जो लॉ बन गया, उसको इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव्स का होता है। अब एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन लोग आते हैं, जैसे कि आपके आईएएस हो गए, है ना, आईपीएस हो गए, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। देन इसके बाद जुडिशरी। अब जुडिशरी कौन है? जुडिशरी आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन्होंने तो लॉ बना दिया था, इन्होंने इंप्लीमेंट करवा दिया, लेकिन जो लॉ इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है, उसका कोई पालन नहीं कर रहा है, उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना, या फिर उस कानून को तोड़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं मस्त बाइक लेकर चले जा रहे हैं, 3 लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं, लेकिन 3 लोगों की ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है। अब चौराहे पर कोई पुलिस वाले मिल जाते हैं, ठीक है, और आपको खोपचे में ले लें, आजा बेटा आजा चल, है ना, और आपने साथ में हेलमेट भी नहीं लगा रखा है, तो आपने 2 तरह से कानून को फॉलो नहीं किया है ना। एक तो आपने ट्रिपलिंग करी, जबकि 2 ही लोग जा सकते हैं, तो एक तो वहां, दूसरा आप हेलमेट भी नहीं लगा रखा था, और आपको क्या किया पुलिस वाले ने, चल बेटा निकल ले, इधर आ जा, साइड में आ जा तू, ठीक है, लगा साइड में लगा, ठीक है, तो आपकी साइड में लगवा ली, ठीक है। या फिर आजकल तो वो चल रहा है, आपका फोटो खींच लिया, जैसे पर्सन आ रहा है बाइक लेके और इसने हेलमेट भी लगा रखा, उन्होंने देखा और फोटो खींच लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप घर पे जाएंगे मजे मजे मस्ती करते हुए, आज तो मजा आ गया, आज तो हाँ बहुत एंजॉय किया, और फोन पे बात कर रहे हैं, आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत मजा आया, और पता चला कि मैसेज आ चुका है फोन पे कि भाई आपका 1000 रुपए का चालान कट चुका है, ठीक है। तो तो वो वाली बात है, तो आपका जो एंजॉय किया था ना वो सब एंजॉय धरा रह जाएगा, फिर आपका मन खराब हो जाएगा, अरे यार ये 1000 रुपए का चालान और कट गया, ठीक है। तो जब ये वाला इशू होता है, जब आप लॉ को ब्रेक करते हैं, तो उस लॉ को ब्रेक करने की वजह से आपको क्या मिलती है, सजा मिलती है। सजा कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी डिसाइड करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसाइड करते हैं, आप किसी भी तरह की कोई लॉ ब्रेक करते हैं तब, ठीक है। तो इस तरीके से ये पावर आपकी डिवाइडेड है हॉरिजॉन्टली, और ये वाली पावर आपकी वर्टिकली डिवाइडेड है यहाँ पर, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे, इलेक्टेड ऑफिशियल, दोज इन ऑफिस होल्ड सुप्रीम पावर विद इन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वही जो अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, वो वहां पर काम कर रहे होते हैं ना, उनके पास सुप्रीम पावर होती है एक तरीके से, है ना, वो अपनी पावर का अच्छे से यहाँ पर यूज करके हमारी कंट्री को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, क्योंकि हम लोगों के द्वारा ही उनको इलेक्ट किया जाता है, वो हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को, ठीक है। साथ ही साथ उनको ये भी डर रहता है कि वो इलेक्ट होकर आए हैं, ठीक है, तो उनका जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो 5 साल का होता है, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लोगों के भलाई के लिए कुछ नहीं किया, है ना, जिसके लिए लोगों ने उनको भेजा है, तो उनको 5 साल के बाद हटाया भी जा सकता है। तो इस डर से वो क्या है, लोगों के बिहाफ पर, है ना, लोगों की तरफ से उनकी जो पावर है उसको एंजॉय करते हैं, और अपना पूरा जो काम है उन्हें करना चाहिए वो करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी जो कंट्री है वो फेडरल कंट्री बन पाती है, ठीक है। तो ये जो फेडरल सिस्टम के 3 जो खास फीचर थे मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए हैं, और आपने भी अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, विच गवर्नमेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट्स इन इंडिया, है ना। तो हमारी कंट्री के अंदर, जो इंडिया कंट्री है अपनी, उसके अंदर अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। उससे यहाँ पर ये पूछा गया है कि तीनों में से कौन सी गवर्नमेंट है जिसके पास ये पावर होती है कि जो बचे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, उनके ऊपर वो कानून बना सकती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ये अथॉरिटी होती है, उसके पास ये पावर होती है कि वो जो रेजिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो बच जाते हैं सब्जेक्ट्स, है ना, के ऊपर वो लॉ बना सकती है, ठीक है भाई। अब रेजिडरी सब्जेक्ट से यहाँ पर क्या मतलब है वो समझते हैं बच्चों, है ना। जैसे मान लीजिए
लीजिए हम अपने घर में 3 भाई बहन है ना, तीनों के बीच में टोटल 8 काम है, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं कि भाई 2 काम तू कर लियो, 2 काम तू कर लियो, 2 काम तू कर लियो। अब ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 2-2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो बड़ा पर्सन होता है ना घर का, उसको ज्यादा काम दे दिया जाता है। सोचते हैं कि चल ठीक है, ये दोनों तो छोटे हैं, ये 2 जो काम बच रहे हैं वो तू कर लिया, तू बड़ा है ना। तो इस तरीके से तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो तीनों गवर्नमेंट में क्या है, बड़ी है ना। जैसे बोल सकते हैं बड़ा भाई है ना, स्टेट गवर्नमेंट छोटा भाई है और लोकल गवर्नमेंट सबसे छोटा भाई है, ठीक है। तो बेचारा जो रेजिडरी सब्जेक्ट बच जाते हैं उसको तो जो रेजिडरी सब्जेक्ट बच जाते हैं यानी कि जो बचे हुए काम है वो कौन कर लेगा, बड़ा भाई कर लेगा, ठीक है। यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी दे दी जाती है कि आप संभाल लो, ठीक है। क्यों, उसका एक रीजन भी है, साथ ही साथ के जो रेजिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसके अंडर में आएंगे, ठीक है। अब क्या है, अपनी कंट्री के अंदर हमें 3 टाइप की लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। वो सब्जेक्ट लिस्ट क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले हमारी जो लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट से मतलब क्या है, इट कवर्स नेशनल इश्यूज लाइक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। इसमें होते तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन जो है वो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। तो जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें क्या है, वो जो नेशनल इश्यूज होते हैं ना उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, इसके ऊपर जो भी लॉ बनाने होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई यूनियन लिस्ट के अंदर। तो आप समझ गए होंगे यूनियन लिस्ट में जो लॉ होते हैं वो कौन बनाता है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और नेशनल इश्यूज से रिलेटेड यहाँ पर जो इश्यूज हैं वो कवर किए जाते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स लोकल मैटर्स। तो जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें लोकल मैटर्स इंक्लूड करे जाते हैं, जैसे कि आपका पुलिस हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया। तो पुलिस से रिलेटेड जो भी लॉज बन रहे हैं, है ना, तो वो स्टेट लिस्ट में आएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंप्रूवमेंट करना है, हमें किसी भी तरीके कोई लॉ बनाना है, कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है या कुछ भी करना है XYZ, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, ठीक है भाई। तो ये हो गया स्टेट लिस्ट के अंदर। थर्ड समझेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें क्या होता है, इट कंटेन सब्जेक्ट्स लाइक म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, दोनों का मिलाकर, है ना। जैसे ये मान लीजिए आपकी यूनियन लिस्ट है, यूनियन है और ये स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है, ये यूनियन का सर्कल है, ये स्टेट का सर्कल है, और ये कॉन्करेंट का है, मतलब दोनों के बीच में यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ इनको भी इस पे फायदा होगा और यूनियन को भी फायदा होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी फायदा होगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। तो उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये वाली जो लिस्ट हमारे पास बन के आती है उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है भाई। जिस पर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, लॉ बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि कौन से सब्जेक्ट इसमें हो सकते हैं, मैरिज और एजुकेशन। तो जो मैरिज है वो तो लगभग दुनिया में हर कोई ही करता है, ठीक है। और जो एजुकेशन है वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, हर बच्चे को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो ऐसे सब्जेक्ट हो जाते हैं जहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, ठीक है। लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा दिया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, और आपने बड़े अच्छे से समझ लिया होगा हंसते खेलते हुए, और इसको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये फेडरलिज्म चैप्टर से कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए थे, और मुझे लगता है कि इनको तो आपको करके ही जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इतने 3 क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए तो मतलब अब कुछ नहीं होगा, या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन अब मैं नहीं करवाऊंगा या टॉपिक नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो हमारी रैपिड रिवीजन वाली सीरीज चल रही है उसमें मैं इसके फेडरलिज्म चैप्टर का भी रैपिड रिवीजन आपके लिए लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ यहाँ पर कवर कर लीजिए, कुछ वहां पर कवर हो जाएगा। और जैसे कि हमारे की जो टॉप 100 की सीरीज चली रही है तो उसमें और भी वीडियोज आएंगी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं से और सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप साथ ही साथ एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप अच्छे से करते चले जा रहे होगे, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है, वरना आप एग्जाम में बैठकर अपना माथा पीटते रहना, कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि यही महीना है, यही वो दिन है जिसमें आपको मेहनत करनी है। इसके बाद क्या है, जब आप एग्जाम दे के आ जाओ उसके बाद आपके हाथ में क्या होगा, कुछ नहीं, फिर तो सब क्या है टीचर्स के हाथ में हो जाएगा। वो आपका रिजल्ट तैयार करेंगे, वो आपकी कॉपी चेक करेंगे, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा।
ये जो समय है, जो दिन, जितने दिन आपके पास बच रहे हैं, 10 से 15 दिन आपके पास बच रहे हैं, इन्हीं दिनों में जो बच्चा जितना ज्यादा रगड़ा मारेगा वही मतलब एक कहते हैं ना सितारा बन के निकलेगा, मतलब उसका जो रिजल्ट है ना बेस्ट रिजल्ट बन के निकलेगा। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन 15 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इन्हीं 15 दिन में एक अच्छा खासा बच्चा जिसके पूरी साल अच्छे मार्क्स आते रहे वो पीछे छूट जाएगा, और जो एवरेज बच्चा था वो अच्छे से मेहनत कर जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो जरूरी है आप कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें, एक भी दिन आपका गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी से आपको लगे रहना है। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बता दिया करो, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, मैं आपसे एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट तो कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर करना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। कोई बच्चा जो नया आया है चैनल पर वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि मेरी वीडियो जो आपको डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।